हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल आया है दैट इज रिलेटेड टू, हमें पता है कि कल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की 75th एनिवर्सरी थी। 26 नवंबर वाज द डे, राइट। और इसी से रिलेटेड आज के न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं जहां पर हमारे जो ऑफिशियल डिग्नेटरीज हैं, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गई द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर हो गए, लोकसभा के स्पीकर हो गए, इन सभी ने सेशन के दौरान काफ़ी कुछ कहा है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। और हमारा जो पहला ही आर्टिकल है आज न्यूज़पेपर में वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, जहां हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कहा है दैट इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू यूनाइट टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को जिंदा रखिए, एक साथ एकजुट होकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यबद्ध रहिए। यही वो गुहार लगा रही हैं, यही वो बोल रही हैं। एंड ये पूरा का पूरा जो सेशन हुआ था ये ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की उसी बिल्डिंग के अंदर हुआ था जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था। ठीक है जी। तो आपके इस पर्टिकुलर आर्टिकल से कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे हम अगर बात करें यहाँ पर, तो एक जो बात यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है दैट इज द लिविंग डॉक्यूमेंट वर्ड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। रीजन बीइंग, क्योंकि ये चीज यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो इतने आइडियल थे, वो लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि आने वाले टाइम में कुछ भी चीज़ें अमेंड करनी पड़ सकती हैं, आने वाले समय के हिसाब से चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि ऐसे प्रोविजंस डाले जाएं जिसकी वजह से उस टाइम के लिए भी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है रेलिवेंट रह जाए। एंड दैट इज हाउ आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स अमेंडमेंट प्रोसीजर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है। और आपके अमेंडमेंट प्रोसीजर कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि आप सिंपल मेजॉरिटी से, थोड़ी स्पेशल मेजॉरिटी से एंड स्पेशल मेजॉरिटी विद 50% रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेजॉरिटी से भी आप चीज़ें अमेंड कर सकते हैं। तो देयर इज अ वे जहां से आपके कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। रीजन बीइंग, क्योंकि ये जीता जाता एग्जाम्पल है कि आप इसको जब चाहें अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल सकते हैं अगर वो चीज़ उस टाइम पे ज़रूरी लग रही है। तो दूसरी चीज़ जो यहाँ से हाईलाइट हो रही है दैट इज़ द वेरी मच स्पीच ऑफ आर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, धनखड़ जी ने बोला है, आपके वाइस प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पर ये जो पैराग्राफ यूज हुआ है दैट इज ऑफ आर इम्पॉर्टेंस टुडे। अंबेडकर जी के लास्ट सेंटेंस को ही उन्होंने यूज किया है। See here it is written, quoting Dr. Ambedkar's last address in the Constituent Assembly। आपके धनखड़ जी ने कहा है कि यहाँ पर अंबेडकर जी ने भी ये चीज बोली थी that what perturbs me greatly is that India has lost its independence once। और ये इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि इंडिया के अंदर कोई कमी थी, रादर इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ के खुद के लोगों ने चीजें अलग तरीके से की। दैट इज इट lost due to infidelity and trickery of some of her own people, right? So here vice president is limiting towards that if we put our creed above our country, कि हम अपनी पर्टिकुलर क्रीड, अपनी पर्टिकुलर जाति या किसी भी चीज को कंट्री से ऊपर रखने वाले हैं तो शायद ऐसा कुछ फिर से देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इस चीज को हाईलाइट करते हुए ओपी धनखड़ जी ने कहा है कि हमें ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि किसी भी सूरत हाल में, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि किसी भी सूरत हाल में हमें अपनी कंट्री को सबसे ऊपर रखना है, क्रीड, कास्ट, किसी भी चीज को हम ऊपर नहीं रख सकते हैं। ठीक है जी। इसी के साथ साथ इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल है जो हम आज फिर से कोरिलेट करके पढ़ेंगे, which was a part of our discussion 2 days back। 2 दिन से हम उस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज रिलेटेड टू टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आज आपके न्यूज़पेपर के अंदर सीधा सीधा आ गया है सुप्रीम कोर्ट की उस रूलिंग के बारे में जो हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ऑन सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। देखिए इस आर्टिकल के अंदर आपको पूरा मुद्दा समझा दिया गया है कि हर दिन सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ जजमेंट दे रहा है। तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वही पेज होता है जहां पर पूरा वीकली या पिछले कुछ टाइम से चल रही हुई चीजें आपको एक जगह क्रिस्प तरीके से मिल जाती हैं। तो एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इस आर्टिकल को, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट इनफ इन पास्ट 2 वीडियोज। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो वहां पर हमने इस चीज को डिटेल में डिस्कस किया है, जरूर देखिएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल की जब बात की जाती है
तो हमें पता है कि एक्चुअली में जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तौर पे रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, और फिर इसको एक्सेप्ट किया गया था, और जब पूरा संविधान बन गया था तब हमने प्रियम्बल को एज प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन रखा था, ठीक है। और जब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली हमने अडॉप्ट किया था, उस दिन भी प्रियम्बल के अंदर जो वर्ड्स मेंशन थे उसके अंदर सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड्स नहीं थे। वी वर अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑलराइट। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं ये क्योंकि बाद में ऐड हुए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो उससे पहले यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर एक जिक्र किया गया है एक केस का, दैट इज बीरूबारी केस ऑफ 1960, जिसके अंदर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था बीरूबारी केस के अंदर कि जो आपका प्रियम्बल है, क्योंकि इसे बाद में ऐड किया गया, तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट देन सुप्रीम कोर्ट रिवर्टेड इट्स ऑन जजमेंट इन दी 1973, जहां केशवानंदा भारती के अंदर आपकी सुप्रीम कोर्ट खुद अपना केस जो है वो अपना जो स्टेटमेंट है उसे चेंज करती है, एंड इट से दैट प्रियम्बल इज वेरी मच द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बकायदा आप उसने ये भी कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर्स हैं इसको अमेंड करने की। मोर ओवर, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है तो जो लाइट ऑफ विजन हमारे प्रियम्बल में दी गई है, जो फीचर्स, जो हमें क्वालिटीज जिस तरीके से बताई गई हैं, दैट इज इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी हमें बताया गया है, जो एम्स और एस्पिरेशंस दिए गए हैं हमारे प्रियम्बल में, उसी लाइट में आप अपने देश को पढ़ें, उसी लाइट में आप अपने देश को देखें, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, ऑलराइट। ये चीज केशवानंदा भारती के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बोल दी थी, ठीक है। इसी के बाद आती है आपकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके ऊपर ये सारा केस बिल्डअप हुआ है, क्योंकि ये PIL दायर की गई है बीजेपी के लीडर्स के द्वारा, जहां से ये सारा का सारा मुद्दा जो है फिर से सर्कुलेट हुआ है, न्यूज में आया है, ठीक है जी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर आती है। सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी 3 वर्ड्स इस आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड होते हैं। एंड सेक्युलरिज्म मीन्स वी फॉलो ऑल द रिलीजन्स, वी ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। सोशलिज्म का मतलब उस टाइम पर ये चीज दिखाई गई है, इसी आर्टिकल के अंदर ये बताया है दैट यस, जब ये वर्ड ऐड हुआ उसके बाद कुछ टाइम तक इंडिया ने सोशलिस्ट टेंडेंसी अपनाई, जहां हमने पब्लिक जो हमारे बैंक्स हैं उनको प्राइवेट से पब्लिक किया था, राइट, गवर्नमेंट अथॉरिटी बढ़ी थी, लाइसेंस राज भारत में डेफिनेटली बढ़ा था। बट आफ्टर द LPG रिफॉर्म्स ऑफ 1991 इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ चली गई थी। वी डिबार्ड फ्रॉम आवर सोशलिस्ट स्टैंड, हम कंप्लीटली सोशलिस्ट ना रह के एक वेलफेयर इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो चुके थे, दैट इज वी शिफ्टेड टुवर्ड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। हम ऐसी जगह चले गए हैं, हमारी इकोनॉमी अब इस तरीके से फंक्शन करती है जहां हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, जिसके बीच में आपकी सरकार फॉर श्योर वेलफेयर स्कीम्स लेकर आती है, चाहे वो आपकी मनरेगा स्कीम हो या आपके फूड ग्रेन्स को सब्सिडाइज रेट पर देना हो, आयुष्मान भारत हो, दीज ऑल स्कीम्स refer towards your welfare mechanism of your government, all right। तो यही सब कुछ इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है, एंड फाइनली इसके अंदर आपको बताया गया है कि आपकी कोर्ट ने अपनी रूलिंग के अंदर इन वर्ड्स को किस तरीके से, क्या धारणाएं देते हुए जस्टिफाई किया है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी जो स्टेट है, जस्ट बिकॉज सोशलिज्म एक वर्ड है जो एंटाइटल करता है पब्लिक या स्टेट की अथॉरिटी और दिखाता है कि सिर्फ एक तरीके से काम होगा, तो आप सिर्फ इस चीज को इस तरीके से ना लें, आप इस मॉडल को यहां पर रखें कि इंडिया जो है वो मिक्स्ड सोशलिज्म को फॉलो करता है, दैट इज हम वेलफेयर स्टेट के तौर पे काम कर रहे हैं, ना कि डिक्टेटरशिप डोगमा, जो कि 3 दिन से हम लगातार इसी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसी के बारे में आपका आर्टिकल है, जिसके अंदर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने आपको अभी बताया वो न्यूज आती है, जो पूरा टाइम वीक में आपके पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ टाइम से न्यूज में चल रही होती हैं, एंड दे वांट टू गिव अ जस्ट टू यू कि आप एक पेज पर वो पूरा मुद्दा समझ जाएं। ऐसा ही एक और इशू आज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आया है, दैट इज रिलेटेड टू द कंट्रोवर्सी ऑफ संभल मॉस्क। देखिए, एज सच जो आपका ये कम्युनल वायलेंस यहाँ पर हो रहा है वो आपके लिए सीधा सीधा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर में, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं हमारे पेपर के लिए जो हमें निकालने हैं। कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे आई टेल यू टाइम एंड अगेन
कि यूपीएससी कभी फॉलो अप नहीं करता है, बट यहाँ से आपके लिए केस स्टडी जरूर बन गई है अगेन कम्युनल वायलेंस से रिलेटेड, जो हिंदू मुस्लिम कम्युनल वायलेंस यहाँ पर ओरिजिनेट होता दिखाई दे रहा है। मुद्दा क्या है वो समझ लेते हैं, क्या चीज पढ़नी है वो देख लेते हैं। देखिए, संभल मॉस्क का जो एरिना है वो कुछ इस तरीके से है कि हरिशंकर जैन है एक जिन्होंने पेटिशन फाइल की है, और सिविल जज ने बोल दिया था कि आप जाइए, जो ये संभल जो जगह है वहां पर जो मॉस्क बनी हुई है उस मॉस्क का आप एक बार जाके, जामा मस्जिद इन संभल, आप उसका जाके मुआयना कर लीजिए, वहां पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स लेके आइए, बिकॉज दे आर क्लेमिंग कि इस मॉस्क को बनाने के लिए हरिहर टेम्पल को तोड़ा गया है, हिंदू टेम्पल को तोड़ा गया है, एंड देन दिस पर्टिकुलर मॉस्क हैज बीन टेकन अप। ठीक है, और इसी तरीके की इसी इंसान ने, इन्होंने ही आपके 3 जगह और पेटिशंस डाली हुई है, दैट इज रिलेटेड टू योर ज्ञान व्यापी, जो आपका ज्ञान व्यापी है मॉस्क वाराणसी के अंदर, देन योर ईदगाह मस्जिद इन मथुरा यूपी के अंदर, और कमल मौलाना धार इन मध्य प्रदेश। ठीक है, जो राम जन्मभूमि जामा मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद वाला जो केस था वो भी इन्हीं के द्वारा लॉन्च की गई थी, वो भी इसी से रिलेटेड था आपका, कि आपके मॉस्क को बनाने से पहले यहाँ पर टेम्पल एग्जिस्ट करता था। इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड आपका ज्ञान व्यापी हो गया, ईदगाह हो गया, ये सभी चीज़ें उसी में हैं, और अब लाइन में जुड़ चुका है जामा मस्जिद ऑफ संभल एज वेल। ठीक है, अब इशू ऐसे क्रिएट होता है कि जब ये पहली बार जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, दूसरी बार ये लोग जब जाते हैं तो साथ में कुछ प्रोपेगेटर्स को ले गए हैं जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए पाए गए, एंड देन सामने से जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी बढ़ गई, एंड देन इट स्टार्टेड विद स्टोन पेल्टिंग एंड ऑल दैट स्टफ, और वहां से ये वायलेंस का केस ओरिजिनेट हो गया। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सरकार इसको कैसे देख रही है या कैसे संभाल रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये केस स्टडी बन चुकी है, दैट इज संभल मस्जिद के ऊपर जो आपका कम्युनल वायलेंस का है वो एक केस स्टडी के रूप में आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड यहाँ से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है वो है एक आर्टिकल या एक एक्ट दैट इज रिलेटेड टू दिस। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने एग्जाम के पर्पस के लिए याद रखना है, जिसके मतलब और मायने आपको पता होने चाहिए। देखिए, जब आपका राम जन्मभूमि वाला दैट इज डिमोलिशन वाला जो केस आया था बाबरी मस्जिद वाला, हियर इट इज रिटन, जो बाबरी मस्जिद के ऑनगोइंग डिस्प्यूट की वजह से एक एक्ट निकाला गया था दैट इज प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन 1991, और इस एक्ट का सेक्शन 3 ये कहता है कि देयर विल बी नो डिबेट रिगार्डिंग दिस, कि कौन सी जगह पर क्या चीज है। सिंपल शब्दों में अगर हम समझे तो इस एक्ट में ये चीज क्लियरली बोल दी गई थी कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आजाद हुआ, उस दिन जिस जगह पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रिलीजियस जिस तरीके से, मतलब जहां मंदिर है वहां मंदिर ही बनेगा या मंदिर ही कहलाएगा, जहां मस्जिद है उसको मस्जिद के रूप में ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बाबरी मस्जिद से रिलेटेड बहुत हू हल्ला हुआ था, बहुत वायलेंस हुई थी, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई थी, तो इसीलिए उस टाइम की गवर्नमेंट ने ये एक्ट निकालना ज़रूरी समझा था कि ताकि आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो। सो इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली 15 अगस्त से ही इसको लागू कर दिया था कि 15 अगस्त से पहले जो हो चुका, जिस तरीके से जो चीज़ें जैसी खड़ी हैं, जो मस्जिद जो मंदिर जहाँ पर है उसको वैसे ही देखा जाए, उससे रिलेटेड कोई भी अल्टरकेशन नहीं होगी, किसी भी जगह को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ना ही उसके स्ट्रक्चर को बदला जाएगा। ठीक है, ये एक्ट सीधा सीधा इस बात को बोल रहा है, एंड मोरोवर इसमें यह भी कहा गया है कि इस बात पे कोई डिबेट भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके की पेटिशन जो ये फाइल हुई है ये डायरेक्टली इसी एक्ट को चैलेंज करने के लिए है, दैट वी हैव द एविडेंसेस कि यहाँ पर मंदिर थे और मस्जिद बनाई गई। अब आप इस चीज को कैसे चैलेंज आउट नहीं कर रहे हो, आप इन तथ्यों को कैसे झुटला सकते हैं। ऑलराइट, तो आपके लिए इस आर्टिकल से जो इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस पर्टिकुलर एक्ट, जो आपको हमेशा याद रखना है कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो इस सब से बचा सकता है, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट इज प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। क्लियर है जी? तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई हुई दोनों ही न्यूज आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हमारे न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट है आज, दैट इज योर दिस थिंग। इस पेज से हमारे पास 3 न्यूज आ रही हैं निकलकर और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जस्ट अ सेकेंड, ये जो हमारा पेज है, यहां से जो हमारे न्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली न्यूज आ रही है ईवीएम से रिलेटेड। फिर से एक बार इलेक्शंस हुए हैं महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर,
एंड अगेन ईवीएम्स आर पुट अक्रॉस इन द क्वेश्चन बैलेट, ठीक है, ईवीएम के ऊपर फिर से सवाल उठा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सीधी सी स्टेटमेंट दे दी है कि जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम का कसूर निकाल देते हैं, जब आप जीत जाते हैं तो सब ठीक है। ऑल राइट, तो देयर इज अ पेटिशनर जिनका नाम दिया गया है यहाँ पे, इवेंजलिस्ट है कि ये बॉल, इवेंजलिस्ट इज सिंपल अ वर्ड यूज्ड फॉर द क्रिश्चियन फॉलोअर्स, ठीक है, जो इंसान क्रिश्चियन धर्म को मानता है, उस तरफ झुकाव रहता है उनको, तो उनकी पिटीशन को ध्यान में रखते हुए आपकी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा सा जजमेंट बोल दिया है कि किसी भी सूरत हाल में इफ़ यू आर ट्राइंग टू डिलीवर, बिकॉज ही अपनी पिटीशन में उन्होंने कहा कि पूरे ज़्यादातर देश दुनिया के अंदर जो है बैलेट सिस्टम यूज हो रहा है, वाई इंडिया इज नॉट अडॉप्टिंग इट अगेन, ठीक है। तो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया है, सी हियर इट इज गिवन, कि इंडिया का जो इलेक्टोरेट है वो नियरली 97 करोड़ है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लैंडस्केप बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में फिर से बैलेट सिस्टम की तरफ जाना पॉसिबल नहीं है। इन नो केस, इन नो वे नियर फ्यूचर के अंदर कभी भी भारत जो है वो फिर से बैलेट की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑलरेडी डेमोक्रेसी भुगत चुकी है, ठीक है। जो हमें भी पता है कि कैप्चरिंग द बूथ होता था, बूथ को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया जाता था, फोर्स होती थी, उसकी काउंटिंग टफ होती थी, ऑलराइट, तो उस चीज़ को इजी करने के लिए ही हम ईवीएम लेके आए थे। बात करें ईवीएम की, तो ये हमारे लोकसभा चुनाव 2004 में सबसे पहली बार फुल फ्लेज रूप में यूज की गई थी। उससे पहले ट्रायल यूनिट्स में ये कुछ स्टेट के इलेक्शंस में, केरला में सबसे पहले यूज हुई थी, बट उसके बाद ये जो है आपकी अलग अलग स्टेट के इलेक्शंस में यूज हुई थी। लोकसभा चुनाव में सबसे पहली बार 2004 में इनको देखा गया था। एक ईवीएम के अंदर दो यूनिट्स होती हैं, एक बैलेट यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो आपके इलेक्टोरल ऑफिसर के पास रहती है, जो उस पर्टिकुलर उस पोलिंग बूथ पर रहता है, एंड देन ही स्टार्ट्स इट, और उसके बाद फिर वो जाके वहां पर वोट डालता है, ठीक है। आपकी वोट जो है कॉन्फिडेंशियल रहती है, वो सिर्फ ईवीएम के अंदर ही रिकॉर्ड होगी। इस चीज को ऑथराइज करने के लिए अभी पिछले ही दैट इज 2019 के इलेक्शन से जो है इलेक्शन कमीशन ने एक और मशीन साथ में लगा दी है, दैट इज वीवीएपैट, वेरीफाइड वेरीफेबल पेपर ऑर्डर ट्रायल, जिसके अंदर आपको एक स्लिप दिखाई जाती है 7 सेकंड्स के लिए स्क्रीन के ऊपर, जिसमें आपने जिस कैंडिडेट को दिया है वोट, उसका नाम और उसका चिन्ह बन के आता है, सो दैट यू कैन मेक श्योर कि आपने जिसको वोट डाला है वोट उसी को गई है, ठीक है। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर ये भी चीज फाइल की गई थी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इन स्लिप्स की भी काउंटिंग करे। देन अगेन सुप्रीम कोर्ट सेड एंड नेग्लेक्टेड इट कि आप क्या बात कर रहे हो, आपने जब एक बार वेरीफाई कर लिया कि आपकी वोट सही गई है, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि हम उसको भी काउंट करें। जब आपके वोटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों बिना मतलब कि इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ाना चाह रहे हैं? बिकॉज ईवीएम की काउंटिंग खुद में एक हिमंगस टास्क है, वो ही बहुत बड़ा टास्क है। अगर फिर से पेपर के अंदर कोई गड़बड़ी मिल गई, आप तो पूरा का पूरा इलेक्शन रद्द करा देंगे, जो फिर से इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो इलेक्शन कमीशन ने 450 पेज का एक एफिडेविट सबमिट कराया था 2023 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली साफ शब्दों में बोला था कि किसी भी सूरत में ईवीएम को हैक करना या टेम्पर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी मशीनरी है ये बहुत सही सॉर्टेड तरीके से बनाई गई है, एंड ये इकलौती मशीनरी है जो स्टैंड अलोन है और वन टाइम प्रोग्राम चिप्स पे बनी हुई है, ठीक है जी। अगर बात करें इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, तो ये इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL मैन्युफैक्चर करता है, जो सीधा सीधा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन ना ही उठाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इफ यू आर क्वेश्चनिंग द वेरी मच क्रेडिबिलिटी ऑफ द इनपुट सोर्स, तो आप फिर डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं स्पेशली खतरे में डाल रहे हैं, ठीक है जी। यही चीज सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स के थ्रू टाइम एंड अगेन समझाने की कोशिश कर रहा है, दैट डू नॉट क्वेश्चन द ईवीएम्स, जस्ट क्वेश्चन योर ओन क्रेडिबिलिटी कि आप क्यों नहीं जीत पाए, क्योंकि जब आप जीत रहे हैं तब सब कुछ सही है, जैसे ही आप हार रहे हैं आप बोल देते हैं कि ईवीएम टेम्पर्ड है। ये स्टेटमेंट, ये तरीका, ये सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसी पेज के ऊपर एक और न्यूज आई है आपकी, दैट इज रिलेटेड टू ट्राइबल काउंसिल इन असम टू सेंड बैक दी कुकी माइग्रेंट्स। देखिए ये आपकी न्यूज है जो आज के पेपर में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए आई है। यहां पर समझते हैं, यहां पर दो चीजें आपको समझना जरूरी है, एक ट्राइबल काउंसिल के बारे में जान लेते हैं और एक कुकी माइग्रेंट्स के बारे में। सो सी ट्राइबल काउंसिल्स जो हैं ये यहां पर दिया गया है, दैट इज कार्बी एंगलोंग की जो ऑटोनमस काउंसिल है उसकी बात की गई है। याद रखिएगा जो आपकी ADCs हैं, दैट इज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इनका प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 में दिया गया है,
ठीक है, ये किसी भी जो पर्टिकुलर एरिया है, स्टेट है, उसके किसी रीजन को पहले ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पर काउंसिल बनाई जाती है। ऑन एन एवरेज एडीसी के अंदर जो है 30 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें से आपके 26 जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं, जो सीधे सीधे इलेक्ट होंगे, और 4 जो हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ऑल राइट, इनका जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का रहता है, ये ऑन दी प्लेजर ऑफ गवर्नर ही काम करते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द 6th शेड्यूल, तो ये स्पेसिफिकली 4 स्टेट्स के आपके ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है। आप AMTM से भी इसको याद कर सकते हैं, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। AMTM इज द कोड वर्ड फॉर 6 शेड्यूल स्टेट्स, ठीक है जी। वहां पर जो आपकी काउंसिल्स बनती हैं, दीज आर योर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, और उन्हीं में से जो आपकी असम की कार्बी एंगलोंग वाली है, उसने बोला है कि 1000 जो कुकी माइग्रेंट्स हैं वो वापस चले जाएं फिर से मणिपुर के अंदर। अब कुकी माइग्रेंट्स असम में आए थे कब? सी हेयर इट इज गिवन, मई 2023 के अंदर। नॉन ट्राइबल ग्रुप है मीती ग्रुप, ठीक है, और आपका कुकीजो ग्रुप है, दैट इज जो ट्राइबल ग्रुप है। इन दोनों के बीच में क्लैश हुआ था मणिपुर के अंदर, और तब काफी सारे कुकी माइग्रेंट्स जो हैं आपके असम के अंदर ट्रांसफर कर गए थे। सी, इसके लिए आपको नॉर्थ ईस्ट का नक्शा यहां से पता होना चाहिए। इट इज योर अरुणाचल, देन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर है आपका मेघालय, और इसके ऊपर ये सारा है असम का एरिया। तो यहाँ से माइग्रेशन होता रहता है, राइट। और ये जो कुकी माइग्रेंट्स आए हैं, दीज आर ऑन, ये आपके ट्राइबल्स हैं। तो असम की जो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इन्होंने बोला है दैट इन नो वेयर फ्यूचर हम नहीं देख सकते हैं कि आप इस तरीके से हमारे यहाँ आ रहे हो, इसलिए वी फोर्स यू या वी ऑर्डर यू टू गो बैक टू योर ओन स्टेट, दैट इज मणिपुर इटसेल्फ, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, ये ट्राइब्स और इस काउंसिल की फंक्शनिंग आपको क्लियरली यहाँ से याद करनी है, ये चीज आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के पेपर में इसी पेज पर, सॉरी, वी हैव वन अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज योर दिस वन, इसी के नीचे दिया हुआ है दिस RTI। नाउ सी, इस आर्टिकल से भी हमारे पास बहुत कुछ इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। यहाँ पर जो आपको फैक्ट्स और फिगर्स दिए गए हैं ये बहुत ही अलार्मिंग है। सी, यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसके अंदर टोटल 11 सैंक्शनड पोस्ट हैं। कम से कम भी 11 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं, जिसमें से आपके 8 वैकेंसीज पड़ी हैं, मतलब 8 जगह बंदा है ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट्स का डाटा दिया गया है। सी हेयर इट इज गिवन कि आपके झारखंड के अंदर सीट्स खाली हैं, त्रिपुरा बिल्कुल डिफंक्ट पड़ा है, देन देयर इज दिस केरला, जो आपका कर्नाटका का रीजन है वहां पर है, महाराष्ट्र के रीजन की न्यूज़ की बात की गई है कि वहां पर आपकी वैकेंसीज हैं। तो एक बार यहां से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज योर RTI एक्ट इटसेल्फ, ठीक है जी। उसकी फंक्शनिंग को सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा बोल रहा है कि अगर आप वैकेंसीज ही फिलअप नहीं करेंगे, अगर आप मैन पावर ही कम रखोगे, तो आप सीधा सीधा एम्प्लॉय करने की कोशिश कर रहे हो, कि आप उस पर्टिकुलर एक्ट को डेड लेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज पहले भी हुई है, ये पहले भी न्यूज में आई थी जब RTI एक्ट को अमेंड किया गया था 2019 के अंदर। तो एक बार इस पूरी स्टोरी लाइन को जान लेते हैं कि क्या कुछ है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले RTI एक्ट आपका 2005 में आता है, जिसके अंदर सेंटर लेवल पर सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, हर स्टेट लेवल में सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहेंगे, ठीक है, वो सारे के सारे काम करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पार पर था जब ये बना था, ऑलराइट, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पार पे थे ये सारे के सारी पोस्ट। नाउ आफ्टर दैट, उसके बाद इसके अंदर एक प्रोविजन है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है RTI के तहत, वो आपको प्रोवाइड करनी है। और अगर उसमें जान या किसी चीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंस की है तो विद इन 48 आवर्स आपको उसको रिप्लाई करना है। अब आप इंफॉर्मेशन से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हायर लेवल पर अपील भी कर सकते हैं, ये प्रोविजन भी दिया है। और सबसे लास्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट में, एक जजमेंट में ये भी कहा है कि आपका RTI जो है अंडर आर्टिकल 19 एक फंडामेंटल राइट है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर जो है किसी से इंफॉर्मेशन लेना भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो ये चीज यहां से भी आपकी डेराइव हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोल दिया है। देन केम दी 2019 अमेंडमेंट,
जहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज आई वो ये थी कि सैलरी, आपका टेन्योर एंड अलाउंस, जो सब कुछ है वो सारा का सारा इनका किसके हाथ में दे दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे ही ये चीज हुई, बहुत इस चीज को कड़े शब्दों में आप कह सकते हैं इसकी निंदा भी की गई थी कि आप एक इस इंडिपेंडेंट बॉडी को केज्ड पैरेट बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर आप सैलरी, टेन्योर, अलाउंस सब कुछ हैंडल कर लेंगे तो फॉर श्योर वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। और अब ये जो केस आ रहा है सामने कि आपकी 11 में से 8 वैकेंसीज पड़ी हैं, वो डेफिनेटली इस चीज को शो अप कर रहा है दैट दे आर ट्राइंग टू डिफेम और दे आर ट्राइंग टू फेड अप द वेरी मच रूट ऑफ RTI, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। क्लियर है? तो यहां से आपके लिए RTI इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। सो नेक्स्ट न्यूज जो हमारी निकल के आ रही है वो इस पेज से है, दैट इज रिलेटेड टू दिस। आपके CGI ने एक और स्टेटमेंट दी है, इट इज जस्ट अ फंक्शन, जिसके अंदर आपका जो कल कॉन्स्टिट्यूशनल सेलिब्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन डे का सेलिब्रेशन हो रहा था, वहीं पे संजीव खन्ना ने अपनी जुडिशरी की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स कही हैं। तो इसीलिए आपका जुडिशरी का फंक्शनिंग, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, ये सब आपका स्टैटिक पोर्शन से हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनकी स्टेटमेंट है वो आपको थोड़ा सा देख लेनी चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू कि अगर आप, वो बोल रहे हैं कि अगर आप अनइलेक्टेड जुडिशरी लेके आ रहे हो, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि वोट से के थ्रू आए, डायरेक्टली इलेक्ट होके आए, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो जज आएगा वो सामने अपना लीवे पहले ही सेट करके आएगा कि आपको मैं इस पर्टिकुलर जजमेंट में इस तरीके से फायदा देने वाला हूँ। इस वक्त पे जो हमारी जुडिशरी है वो अनइलेक्टेड है, वो डायरेक्टली अपॉइंट की जाती है। तो अपॉइंटेड जुडिशरी इज फार मोर बेटर देन द इलेक्टेड वन, बिकॉज वहां पर कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ज्यादा फेस करने पड़ सकते हैं। वहां पर आपको क्रिमिनलाइजेशन भी दिख जाएगा, ब्राइबरी भी दिख जाएगी, वहां पर आपको फंक्शनिंग भी हैम्पर होती हुई दिख जाएगी। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एंड इसी के अंदर आपके इस पैराग्राफ के अंदर आपके CGI ने ये चीज़ बड़े ही क्लियर करने की कोशिश की है कि जो हमारे लिए मेन कंसर्न है जुडिशरी से रिलेटेड, दैट इज द पेंडेंसी ऑफ द केसेस। ठीक है, जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वेयर ही हैज गिवन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू गाइज, जहां पर उन्होंने कहा है कि आपकी CGI ने पॉइंट किया है दैट देयर हैव बीन 2.08 करोड़ केसेस जो हाई कोर्ट में जाते हैं, नियर अबाउट 16.6 लाख, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 54,000 के आसपास केसेस हर साल टाइम टू टाइम जो है वो फाइल होते हैं। उसमें से जो पेंडेंसी है वो 4.5 करोड़ के आसपास है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 61 लाख के पास हाई कोर्ट में है। तो ये जो पेंडेंसी है ये बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ जजेस कम है, इस तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, रादर देन कि आप इलेक्टेड जज मांग रहे हैं ऑन द हाफ ऑफ द अपॉइंटेड वन। ठीक है, तो ही इज सेइंग कि आप इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन ना कीजिए, इनफैक्ट वहां पे जो इश्यूज आ रहे हैं, जो प्रॉपर इश्यूज हैं हमारे, उसको काउंटर करने की कोशिश कीजिए। वी नीड मोर पीपल इन दी सर्विसेज। ठीक है, इस तरह CGI आपके हाईलाइट कर रहे हैं, ये इस पूरे आर्टिकल की रूपरेखा है। उसके बाद एक और जो न्यूज यहां से इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, दैट इज रिलेटेड टू दिस आर्टिकल, PMAY। PMAY इज योर प्रधानमंत्री आवास योजना, जो आपकी 2016 के अंदर स्टार्ट की गई थी। और यहाँ पे जो बात की गई है दैट इज रिलेटेड टू द ग्रामीण पोर्शन। ठीक है, 2 हिस्सों में बांटा गया था इसको, दैट इज PMAY अर्बन एंड ग्रामीण। तो जो ग्रामीण वाली है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है। ठीक है जी, और इसे आपका स्टार्ट किया गया था 2016 में। 2022 तक इनका टारगेट था, दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल, दिस वाज द थीम। ऑलराइट, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इस न्यूज के अंदर ये चीज दिखाई गई है कि जो तमिलनाडु है वहां पर जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उनके अंदर, मतलब जिनको एलोकेट हुआ है कि आपको PM आवास योजना के अंदर घर मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, फंड्स मिल रहे हैं, एक्चुअली में वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, वो लोग है ही नहीं दुनिया के अंदर और उनको पैसा दिया जा रहा है। तो ऐसा कहा गया है नियरली 60 लाख रुपीस जो हैं इसके अंदर आपके 73 लाख जो हैं वो फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, मतलब आपने झूठे कागजात लगाए हैं, कोई या तो एलिजिबल नहीं है उसके लिए मतलब वो उसके लायक नहीं है, उसको मिलनी नहीं चाहिए, और या फिर वो डेथ पे है। ठीक
ठीक है। इसीलिए पीएम आवास योजना आपकी जो है वो न्यूज़ में आई है, क्योंकि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए गए हैं। 73 लाख के आसपास एक्स्ट्रा मनी जो है इस योजना के तहत आपकी सरकार से ली गई है, और ये योजना जो है आपकी 2016 से स्टार्ट की गई थी, ताकि आप ग्रामीण एरिया के उन लोगों को जो शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, बीपीएल से हैं, किसी जो है विडोज़ हैं जो एक्स सर्विसमैन की, उनको जो लोग अपने आप में कैपेबल नहीं है घर बनाने के, उनको जो बिल्कुल बिलो दी बेल्ट है, उनको हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बना सके, हाउसिंग फॉर ऑल कर सके, उनके घर पे छत दे सके, उसके लिए ये योजना थी। बट इट इज़ अगेन अ केस स्टडी कि आपकी इस योजना को किस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है जी, इस बारे में ये पूरा आर्टिकल है। तो ये आपको यहाँ से दो चीज़ें निकालनी है, एक ये केस स्टडी और एक दूसरा इस योजना के बारे में। ठीक है, चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। देखिए यहाँ पर जो ये छोटी सी न्यूज़ आई हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो एनजीटी ने इशू किया है सेंटर को ऑन द एक्सपेंशन ऑफ ग्लेशियर लेक। एनजीटी हमें पता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इट वाज फॉर्मुलेटेड इन 2010, स्पेसिफिकली एक ऐसा ट्रिब्यूनल जो एनवायरनमेंट केसेस को देखता है। ठीक है जी, सिविल कोर्ट की इसकी डिग्री होती है, आपके एक्स रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं हमेशा। सो यहाँ पर ग्लेशियर लेक से रिलेटेड इनका सुओ मोटो एक्शन है। सुओ मोटो मतलब इन्होंने खुद इसके ऊपर एक्शन लिया है, और एक्शन लिया गया है ग्लेशियर लेक से रिलेटेड। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्लेशियर्स जो हैं आपके, वहाँ से मेल्ट होके कुछ कुछ पानी आसपास आके लेक्स में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, उसको ग्लेशियर लेक कहा जाता है। लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अब ये जो मेल्टिंग का रेट है ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए कंसर्न ये है कि इन लेक्स के अंदर आपका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखा जाता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लोफ, दैट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो। ये लेक एकदम से फटके आउटबर्स्ट होके फ्लो करेगी, जिससे आपके यहाँ पर फ्लड्स भी आ सकती हैं, एवलांच आएगा। ठीक है, आपके पहाड़ खिसकने, लैंडस्लाइड्स, ये सब होने के आसार बन जाते हैं, और वही हमारे लिए कंसर्न है। एंड दैट इज़ वाई एनजीटी ने सेंटर से पूछा है कि आप इस चीज़ को काउंटर करने के लिए क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं। Alright, so from here you need to understand about the glacier lake and the glow phenomenon which is very much in news. ठीक है, और उसके बाद एनजीटी की फंक्शनिंग और एनजीटी एज अ बॉडी आपको अपने स्टैटिक पोर्शन से एक बार फिर से रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, इस आर्टिकल को आप GS3 के साथ रिलेट कर सकते हैं, दैट इज सीधा सीधा आपका ये आर्टिकल GS3 एनवायरमेंट पोर्शन से रिलेट होके आ रहा है। GS3 से रिलेटेड एक और आर्टिकल है आपका आज के न्यूज़पेपर में, जो सीधे सीधे आपके एनवायरनमेंट पोर्शन से ही आ रहा है, दैट इज ऑन दिस पेज, एंड दिस इज नॉट ऑन दिस, सॉरी नॉट हियर, एक मिनट को, जस्ट ऑन दिस वन, हियर इट इज। आर्कटिक सर्कल से रिलेटेड एक आर्टिकल आया हुआ है। आर्कटिक के अंदर जो क्लाइमेट वार्मिंग है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर ये जो इमेज है ये बहुत कंसर्निंग है, बिकॉज यहाँ पर एक जगह का नाम दिया हुआ है। एक तो ये जगह न्यूज़पेपर में आ गई है तो वैसे इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए। दिस इज दिस फिनिश लैपलैंड एरिया, और इसकी कैपिटल है रोवानीमी। ठीक है, वहाँ पर एक विलेज है सेंटा क्लॉज विलेज। दिसंबर आ चुका है, हमें पता है क्रिसमस आ रहा है, सेंटा क्लॉज आ रहा है, एंड वी ऑल सी सेंटा क्लॉज कवर्ड इन द एरिया ऑफ वाइट स्नो वेयरिंग रेड क्लोथ्स। ठीक है, अब यही चीज़ इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि दिसंबर आ चुका है, इस वक्त पे यहाँ पे बहुत सारी स्नो इकट्ठा हो जाती थी, एक्यूमुलेट हो जाती थी, और ये पूरा एरिया मशहूर ही इसीलिए है, जो हमारा सेंटा क्लॉज विलेज है वो या तो नॉर्दर्न लाइट्स जो हमारा औरोराज का कंसेप्ट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर ये जो पर्टिकुलर विलेज है वो हमारा मशहूर ही इसके लिए है, दैट इज योर दिसंबर सेलिब्रेशंस ऑफ क्रिसमस। ठीक है, बट कंसर्न्स ये आ रहे हैं दैट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अभी तक यहाँ पर सिर्फ रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल नहीं हो रहा है, बिकॉज वहाँ का जो टेम्परेचर है आर्कटिक सर्कल का वो बढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ देखिए, ये यहाँ पर इमेज में भी दिखाया गया है। आर्कटिक सर्कल, ये जगह इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये तीन आपकी जो स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं, यहाँ पर आपके ये एरिया है फिनिश लैपलैंड। ठीक है, जिसकी कैपिटल है रोवानीमी, और वहीं पर ये विलेज है सेंटा क्लॉज विलेज। तो सी दिस न्यूज़ के अंदर जो प्लेसेस से न्यूज़ आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से रिलेट करके दिया है उसने ये आर्टिकल। और दूसरी चीज़ ये आप
एग्जाम्पल में भी कोट कर सकते हैं कि आर्कटिक सर्कल के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कंपैरेटिवली सारी जगहों से ज़्यादा है। ऐसा ही इस यहाँ पर इसी आर्टिकल के अंदर एक स्टडी की पब्लिकेशन डाली गई है। सी हेयर इन दिस वेरी आर्टिकल लास्ट में जो नेचर हमारा जर्नल है जिसके अंदर हमारी पब्लिकेशंस आई थी, स्वच्छ भारत से रिलेटेड भी, इंडिया से रिलेटेड जितनी पब्लिकेशंस है वो इसी जर्नल के अंदर पाई जाती हैं। तो फिनलैंड बेस्ड साइंटिस्ट ने कहा है कि जो आर्कटिक के अंदर जो वार्मिंग है वो बाकी पूरी दुनिया से 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इसी के मद्देनजर रखते हुए सेंटा क्लॉज विलेज की ये इमेज सामने आई है एंड इट इज़ अगेन अ केस स्टडी एज वेल एज अ प्रीलिम फैक्ट फॉर यू गाइज फॉर पेपर GS 3। ठीक है, इसके बाद जो हमारी आर्टिकल न्यूज़ इंपॉर्टेंट में आ रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू नॉट फ्रॉम द स्पोर्ट्स एडिशन, इट इज़ रिलेटेड टू IR पोर्शन से रिलेटेड हमारे पास न्यूज़ आ रही है फ्रॉम दिस पेज। ये हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट पेज है। देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पर आपके रशिया और यूक्रेन के रिलेटेड 2 आर्टिकल्स आए हुए हैं कि कौन सी मिसाइल्स यूज़ हुई हैं, नए तरीके से अटैक किया गया है, जगह को कैप्चर किया गया है। जब तक यहाँ पर कोई स्टॉल मार्क नहीं आ जाता हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक आर्टिकल ये आया हुआ है दैट इज़ ट्रम्प, अगेन ट्रम्प 2.0 स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर फिर से डेलीगेशंस माने जा रहे हैं दैट ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है और उसका ऑनसेट कर दिया है ऑलरेडी, जिसमें उन्होंने बोला है दैट ही इज गोइंग टू पुट एन एक्स्ट्रा 25% ऑन कनाडा एंड मैक्सिको और लगभग 10% के पास एक्स्ट्रा टैरिफ रखने वाले हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स पे, जिसमें कि उनका मानना ये है कि क्योंकि इलीगल ट्रेड जो है वो ड्रग्स का बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं चाहता हूँ उनके ऊपर कर्ब लगे, बट एविडेंटली इसका जो भुगतान है वो सबको करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ मल्टीलेटरल वर्ल्ड, क्रॉस चिंक लेन्स हैं। तो आप किसी एक चीज़ के ऊपर अगर टैरिफ बढ़ा रहे हो तो वो आपके लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, ऐसा कंसर्न इस आर्टिकल के अंदर दिखाया गया है कि USA के प्रोडक्ट्स भी महंगे होने वाले हैं बिकॉज USA इज़ अ वेरी बिग इम्पोर्टर और ये तीनों ही प्लेयर्स आपके USA के जो है वो मेजर इंपोर्ट प्लेयर्स हैं। ठीक है, यहीं से USA जो है वो मेजर इंपोर्ट्स रखता है। दूसरा जो आर्टिकल इस पेज पर है दैट इज रिलेटेड टू दिस, LGBTQ कम्युनिटी को आपके अधिकार मिला है हांगकांग के अंदर ऑन दी रिलेटेड टू दिस इनहेरिटेंस से रिलेटेड, इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो आप देखिए यहाँ पर हालांकि कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया है बट प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए हैं। तो LGBTQ इज वन ऑफ दी very much controversial, sorry not controversial, very much important and vulnerable section of our society। तो GS पेपर 1 जब आप पढ़ते हैं आप वुमेन के बारे में पढ़ते हैं, चिल्ड्रन पढ़ते हैं, कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं, सेकुलरिज्म पढ़ते हैं, ये कुछ इश्यूज हैं और इनमें से जो आज के टाइम का जो सबसे अलार्मिंग इशू है दैट इज रिलेटेड टू LGBTQ कम्युनिटी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि किस देश में कहाँ तक के लॉज जो हैं उनको परमिसिबल है, कहाँ तक नहीं है, उनके रिलेशनशिप्स एक्सेप्टेबल हैं, उन्हें इनहेरिटेंस राइट्स दिए गए हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सी आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये कम्युनिटी हैं, ये लोग हैं जो बहुत सालों से इसी तरीके से जीते आ रहे हैं बट उन्हें अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ठीक है, वो मैरिज अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कराने के लिए उन्हें फाइट लड़नी पड़ रही है, देन अपने अकाउंट होल्ड करने के लिए, जैसे इंडिया के अंदर अभी बैंक अकाउंट अलाउ कर दिया गया था उनको, उस चीज़ के लिए दे आर हैप्पी कि हाँ हमने एक और बैटल जीत ली है। तो अपनी छोटी छोटी मिनिमम यहाँ पर हाउसिंग, हेरिडिटी राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड, तो आप देखिए वो छोटी छोटी बैटल्स को भी लड़ रहे हैं एंड दे आर सीइंग एज अ साइन ऑफ विक्ट्री। सो वी हैव टू सी इट इन अनदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत सारे आपके इश्यूज हैं जो अभी अनएड्रेस्ड हैं, जिन्हें बहुत ही पैनी नज़र से या आपको कह सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो एंडिंग अप टुडेज कंक्लूजन, आज का जो कंक्लूडिंग आर्टिकल है हमारा वो देखिए इस ग्रीक आइलैंड से रिलेटेड है, सेमोज। UPSC का फेवरेट होता है ऐसा कुछ भी चीज़ जो किसी भी छोटी सी रीजन की वजह से न्यूज़ में है। देखिए यहाँ पर आपको समझनी होगी इसकी ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड UPSC क्वेश्चंस बहुत पूछता है। तो एजियन सी है आपकी, जो मेडिटेरियन सी का एक पार्ट है, ग्रीक, दैट इज ग्रीस के पास आपका, और इधर से टर्की जब स्टार्ट हो जाता है तो बीच में आपकी एजियन सी पड़ती है और टर्की से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर सेमोस है। लेकिन याद रखिएगा ये टेरिटरी जो है वो ग्रीस की है, दैट इज ग्रीक आइलैंड है ये। ठीक है, और एजियन सी से जब आप स्ट्रेट ऑफ दार्दनलीज को क्रॉस करते हो तो आप पहुंच जाते हैं सी ऑफ मरमरा के अंदर।
दो चीज़ें याद रखनी है आपको, सी ऑफ मरमरा, देन उसके बाद जब आप बोस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करते हैं तब आप पहुंच जाते हैं ब्लैक सी के अंदर। तो कुल मिला के आप ये भी कह सकते हैं कि मेडिटेरियन सी से ब्लैक सी जाने के लिए आपको एजियन सी से होके जाना पड़ेगा, और एजियन सी से आप पहले क्रॉस करेंगे स्ट्रेट ऑफ दार्दानलीज, जिससे आप पहुंचेंगे सी ऑफ मरमरा में, देन बोस्फोरस स्ट्रेट, जिससे आप पहुंचेंगे ब्लैक सी के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन सी के थ्रू ब्लैक सी तक का जो ट्रेड रूट है वो इन्हीं इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के थ्रू होकर जाता है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको एक चीज़ बतानी है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को, दैट इज जो हमारा ऊपर की तरफ ओशियन है, उसको जब मेडिटेरियन सी के अंदर हम एंटर करते हैं तो वहां पर एक यूके की बेस्ड टेरिटरी है, एक स्ट्रेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा उस स्ट्रेट का नाम, और कल की वीडियो में मैं आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, टिल देन अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए और वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।